नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर अब शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम मतदान जो विधानसभा चुनाव हैं उनकी फर्रुखाबाद और कन्नौज की सीटों का पूर्वानुमान करेंगे आज, और चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि आज 7वें चरण का मतदान समाप्त हो गया। उसके साथ ही पूरी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान की प्रक्रिया है, जो निर्वाचन आयोग ने मतदान का कार्यक्रम तय किया था, वो पूरी तरह से संपन्न हो गया है। और अब पूरी तरह से ये आकलन किया जा रहा है कि क्या जो मतगणना होनी है 10 तारीख को, उसके बाद उस मतगणना के जो परिणाम आएंगे उससे क्या योगी सरकार रिपीट होगी या अखिलेश यादव की सरकार, गठबंधन की सरकार आने वाली है, जैसा कि दावा किया जा रहा है बार बार। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्योंकि 20 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था फर्रुखाबाद में तीसरे चरण में और कन्नौज में, और उसके बाद में काफी समय हो गया है, काफी चीजें निकल करके सामने आ चुकी हैं। फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा क्षेत्र है। सदर, कायमगंज से शुरू करें, 194 कायमगंज, 195 अमृतपुर, इसके बाद में 192 कायमगंज, 193 अमृतपुर और 194 फर्रुखाबाद, 195 भोजपुर। इस तरह से कन्नौज में भी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कन्नौज, उमरदा और छिबरामऊ। तो ये कुल मिलाकर के, और किसी समय याद करें आप कि फर्रुखाबाद और कन्नौज मिलकर के होता, तब यहाँ 2 लोकसभा सीटें होती थी, 7 विधानसभा क्षेत्र होते थे। तो जो फर्रुखाबाद की 4 सीटें हैं उनको लेकर के काफी माथापच्ची हो रही है। और जैसी कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश विधानसभा सीटों पर स्थिति है, अधिकांश सीटों पर कड़ी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, दावे कुछ भी हों। और जो चुनाव नतीजे होते हैं वो पूरी तरीके से दावे और मुद्दे, और उसके बाद में इरादे, ये 4 चीजें हैं, 4 मुद्दे हैं, 4 बिंदु हैं जिनको मिलकर के चुनाव नतीजे बनते हैं। वादे, दावे और उसके बाद में मुद्दे और इरादे। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो मतदाता है उसने अपना जो मतदान है वो तो बहुत पहले कर दिया है, 20 फरवरी को कर दिया है, और सारी चीजें चली तरीके से, वादे, दावे, सब चीजें। और चारों चीजों को लेकर के अब स्थिति क्या है, फर्रुखाबाद की 4 सीटों की स्थिति क्या है? स्थिति है कि पिछले जो 2017 में चुनाव हुआ था उसमें पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, और जाहिर सी बात है कि भाजपा 4 सीटों को रिपीट करने के लिए चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत लगा दी है। कायमगंज की बात करें तो कायमगंज सीट है गठबंधन के अपना दल को गई है, और बाकी तीनों सीटों पर जो विधायक हैं उनको फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर दांव लगाया है, और पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की लगी है विधायकों को करने के लिए। कितना महत्वपूर्ण है, कितनी ताकत लगी है, इससे आपको अनुमान लगा सकते हैं कि जो केंद्रीय चुनाव प्रभारी है उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के अन्नपूर्णा देवी जो सहायक चुनाव अधिकारी है, वो चुनाव में कई दिन फर्रुखाबाद में डेरा डाले रही। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के भी राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी रही। जो अमृतपुर सीट है, अमृतपुर सीट पर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के नंदा जी, उनकी पूरी तरह से प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, और कई बार उन्होंने यहाँ आकर के प्रवास किया, लोगों से वोट देने की अपील की, और यहाँ तक कि जो टिकट का मामला है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाने में भी नड्डा जी का बहुत बड़ा रोल रहा। इसलिए कह सकते हैं कि पूरी प्रतिष्ठा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनकी लगी रही।
युवक जनसभा के राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी लगी रही। तो ये जो अमृतपुर सीट है ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहाँ 1 महीने तक प्रवास किया है कांग्रेस लुईस खुर्शीद के समर्थन में प्रचार करने के लिए। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्थिति है 2017 की हम लोग बात करें तो 2017 में 93,626 वोट लेकर के सुनील दत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद सदर सीट पर जीते थे। एक विधानसभा क्षेत्र का ही हम शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर बसपा के उमर खान के थे, 48,199 वोट इन्हें मिले थे। और बात करें तो सुनील दत्त को 45.09% वोट मिले थे फर्रुखाबाद में जब वो जीते थे, और उमर खां को मिले थे 40.55% वोट। ये स्थिति रही थी जब नंबर 1 और नंबर 2 के उम्मीदवारों की। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 56.8% मिले थे। मुकेश राजपूत जीते थे तब 56.82% वोट मिले थे। और 2014 में जब मुकेश राजपूत जीते थे तब कुल 41.85% वोट मिले थे, जब बिल्कुल मोदी के नाम का पूरा तूफान चल रहा था। उस समय 41.85% वोट लेकर के मुकेश राजपूत जीते थे। और उसके बाद में 2019 में जब रिपीट हुए हैं तो 56.82% वोट उन्हें मिले हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बराबर उसका जो वोट प्रतिशत है वो बराबर गिरता चला गया। 2009 में जब सलमान खुर्शीद जीते थे तब 27.65% वोट मिले थे सलमान खुर्शीद को। इसके बाद में 14 का जब चुनाव आया तो सलमान खुर्शीद को 9.84% वोट मिले। और उसके बाद में जब 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें मुकेश राजपूत दोबारा चुने गए, उसमें कांग्रेस को केवल 5.51% वोट मिले थे। तो ये बराबर मत प्रतिशत है वो पूरी तरह से बराबर गिरता चला गया। 2022 में लुईस खुर्शीद चुनाव लड़ी थी विधानसभा का फर्रुखाबाद सदर सीट से, 22,927 वोट मिले थे उन्हें। और जो इतनी आती सारी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, 5वें नंबर पर रही थी लुईस खुर्शीद। यानी कि ये कुल मिलाकर के एक बिल्कुल गिरावट की स्थिति पहुंचती चली गई लुईस खुर्शीद के वोटों की और कांग्रेस के वोटों की। और वही जो 5.51% वोट का प्रतिशत था वही कुल मिलाकर के लपेटता चला गया। इस बार कई चीजें और ही हैं। इस बार 4,375 पोस्टल बैलेट है चारों। ये शायद पहली बार होगा और काफी महत्वपूर्ण है। ये लगभग 4,375 वोट जो हैं, सबसे अधिक 1404 वोट फर्रुखाबाद सदर विधानसभा पर हैं। उसके बाद में कायमगंज में 1,111 हैं, अमृतपुर में 829 हैं और भोजपुर में 1,031 वोट है। इस तरीके 4,375 पोस्टल बैलेट पड़े हैं, इनको के गिनने के लिए अलग से व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। तो हम कुल मिलाकर के यहीं पर रहे हैं। आज जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके प्रमुख नेता, प्रमुख पैनलिस्ट, प्रमुख प्रवक्ता आज की चर्चा में, आज की इस एग्जिट पोल में चर्चा के लिए हम सबके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विवेक नारायण मिश्रा जी पार्टी के जोनल प्रवक्ता रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि फर्रुखाबाद में जो 4 सीटें हैं, चारों से जो सूचनाएं आई हैं वो यही है कि चारों सीटों पर बहुत कड़ी टक्कर है। चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जा सकती हैं, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा सकती हैं, 1 सीट समाजवादी पार्टी को जा सकती है, 2 भी जा सकती हैं।
ये कुल मिलाकर के कुछ भी स्थिति हो सकती है। दो सीटें भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जा सकती हैं। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर सकती है अपना दल को जोड़ करके, और 4 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को जा सकती हैं, क्योंकि जो स्थिति निकल करके सामने आई है। फर्रुखाबाद सदर सीट पर इस बार मनोज अग्रवाल चुनाव नहीं लड़े थे, काफी प्रयासों के बाद उन्हें टिकट नहीं मिली, और उसके बाद में जो उमर खां दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव के, वो और विजय सिंह जो तीसरे नंबर के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव के, उनके परिवार के लोग पूरी तरह से जो महान दल गठबंधन है उसके उम्मीदवार के साथ थे। तो कुल मिलाकर के जो महान दल का उम्मीदवार था, उसको लेकर के उसके पास एक बड़ा वोट बैंक पहुंच गया था, और पार्टी की तरफ से उठाया गया कि बाहरी का मुद्दा उठाया गया। मुद्दा वो मुद्दा प्रभावी नहीं हुआ, और कुल मिलाकर के स्थिति वो मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा। दूसरी चीज ये निकल करके सामने आई, जो मुस्लिम वोट था, वो कांग्रेस उम्मीदवार लुईस खुर्शीद के मुसलमान होने के बावजूद उन्हें नहीं जा सका। सारा मुस्लिम वोट और उमर खां और जो विजय सिंह का परिवार है, वो खासतौर से जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर अपना दावा, अपनी नजदीकी होने का दावा करता है। तो जब दोनों नेता पूरी तरीके से महान दल सपा के उम्मीदवार के साथ में थे, तो जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका भी जो बहुमत है, और कह सकते हैं कि 90 से 95% मुस्लिम मतदाता भी गया है सपा महान दल के गठबंधन की ओर। ये पूरी तरह की सूचना है, और स्थिति यह है कि सलमान खुर्शीद यहाँ बने रहे, और उसके बाद में भी लोग छोड़ते रहे, पार्टी छोड़ते रहे, उसका बड़ा नुकसान हुआ। अहमद अंसारी जिन्हें 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 2 बार उन्होंने ही उम्मीदवार बनाया, और वो पार्टी छोड़ गए। उसके बाद में एक रहमानी में स्कूल को कुछ कंप्यूटर देने की बात कही गई थी, वो भी उन्होंने कंप्यूटर लेने से मना कर दिया और वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। तो जो बड़े नेता थे मुसलमानों के, उमर खां तो खुल करके पूरा चुनाव ही लड़ाते रहे, तमाम उन्होंने सभाएं की। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा लाभ इस गठबंधन को मिला है। दूसरी चीज जो साक्य और कुशवाहा वोट है, जिसको लेकर के कहा जाता है कि ये महान दल का बेस वोट है, उस पर भी बहुत अधिक भारतीय जनता पार्टी, उसका पुराना वोट था, बहुत ज्यादा उस पर कहीं पर उस पर सेंध लगा नहीं पाई। तो कुल मिलाकर के एक मजबूत स्थिति थी। दूसरी ओर सुनील दत्त द्विवेदी की स्थिति भी मजबूत थी। एक बड़ा वोट बैंक जो भी था ब्राह्मण समाज का, वैश्य समाज का, वो पूरी तरीके से जुड़ा। उसके बाद में कई पिछड़ी जातियों के वोट बैंक भी, वोट थी भी उनके साथ थे। परिवार में शुरू में थोड़ा सा विघटन रहा, लेकिन बाद में परिवार भी पूरी तरह से उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए साथ में आ गया। तो कुल मिलाकर के जो सदर सीट की हम बात करें, तो सदर सीट पर बहुत कांटे का मुकाबला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच में। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति की चर्चा हम अगर करें, तो जो 40,199 वोट का पिछला रिकॉर्ड था बहुजन समाज पार्टी का 2017 का, यानी कि कुल 23.21% वोट मिला था उमर खां को बसपा के उम्मीदवार के रूप में। हमें लगता है कि वो जो आंकड़ा है, वो जो रिकॉर्ड है, उससे बसपा के उम्मीदवार विजय कटियार रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति है। कांग्रेस का समर्थन था समाजवादी पार्टी को विजय सिंह चुनाव लड़े थे, और तब 17.34% वोट मिला था विजय सिंह को। तो इसमें वही 4-5% वोट रहा हुआ कांग्रेस का, तो वो भी लगता है कि रिपीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यही सारी आंकड़े हैं। इसको लेकर के फर्रुखाबाद सदर सीट पर कुल मिलाकर के स्थिति की बहुत कांटे की टक्कर है, और जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसमें यही है कि भाजपा भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है, और कांटे की टक्कर है।
क्योंकि 1404 पोस्टल बैलेट भी हैं जो भी आखिर में कहीं ना कहीं निर्णायक हो सकते हैं अगर बहुत कम जीत हार का अंतर हुआ। अनिल मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी की स्थिति पहले से 2017 के चुनाव से इस बार क्या स्थिति में आप खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं, क्या सूचना अभी तक आई है? निश्चित रूप से 2017 में जो चुनाव हुआ था, चारों सीटें बीजेपी ले गई थी, तो हम तो उससे बेहतर स्थिति में जिस दिन हमने अपने चारों उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए थे, हम तो उसी दिन थे। हमारे पास तो खोने को कुछ था नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, और ये खाली यहाँ फर्रुखाबाद में नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में था। पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्थिति आ गई थी, और मैं इसमें आज जब हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं तो बड़ा खुल करके बात हो रही है। अब चुनाव हो गया, सबका भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया, तो अब जो है वो खुल करके चर्चा करने में भी कोई दिक्कत नहीं, और ना कोई व्यक्ति महसूस करेगा कि हमारी पार्टी के खिलाफ बात हो रही है या पार्टी के माफिक बात हो रही है। सच तो ये कि इस वक्त में हम लोग जो भी बात करेंगे तो वो ये लगेगा कि हम जो है वो कितना अपने जो है सही आकलन कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते। वैसे तो बड़ा मुश्किल है, हर पोलिंग बूथ पे कोई जाता नहीं है, हर पोलिंग बूथ की जो है आपको अपने कोई अनुमान नहीं होता है, लेकिन एक मिजाज होता है, और वो मिजाज पूरे उत्तर प्रदेश में जो है मालूम पड़ रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां का स्थानीय समीकरण, वहां के जो भी उम्मीदवार हैं, उनका अपने जो है वो क्या स्थिति है, सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, वो स्थितियां क्या चल रही हैं, और इसके साथ साथ प्रदेश की भी सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका से उत्पन्न जो हालात हैं वो भी प्रभाव डालते हैं। और मैं इसमें एक बात कहूंगा, इसको अब 2024 का चुनाव आगे आने वाला है, और संभवतः हर एक के लिए ये एक स्वतः अपने आकलन का वक्त होगा कि आज की स्थितियों से, आज की कमजोरियों से लोग सबक लेकर के आगे भी चलने की बात करेंगे। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था आलोक भाई से कि भाई कार्यकर्ता 24 घंटे का कार्यकर्ता होता है। आप मुस्कुरा करके मिलते हो तो पार्टी को फायदा होता है, 4 कदम दुख दर्द में हिस्सा बटाते हो तो पार्टी को फायदा होता है, और जुल्म और जाति करते हो तो पार्टी को नुकसान होता है। देखना पड़ेगा कि रणनीति क्या बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, और इसमें तो कोई दो राय नहीं। अनिल जी, आपसे बढ़िया समीक्षक कौन बैठा हुआ है इस वक्त पे यहाँ पे? हम लोग तो अपने कहीं ना कहीं कुछ चश्मा लगा करके देखेंगे, लेकिन आपके पास जब बात पहुंचेगी तो आप निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से उसका आकलन करोगे। एक जो है वो जो स्थिति थी जो शुरू से चला, और वो जो है शुरू से जो एक तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाला कार्ड चला, वो हर जगह चला, और उसका जो है वो अपने परिणाम ये रहा कि हम लोगों ने देखा कि हर दफे पिछली डिबेट से लेकर के, और जब भी कहीं बाहर चर्चा हुई है तो हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, खालिस्तान पाकिस्तान, इन सब के अलावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी रणनीति में कोई ऐसा अस्त्र नहीं था, शस्त्र नहीं था जिसका प्रयोग किया जाता। और ये बिल्कुल मुगालते में एक स्थिति रही जिसमें सत्ता पक्ष ने ये मान लिया था कि ये हमारा एक ऐसा आवरण है जिसमें हम सुरक्षित भी हैं, दूसरे के अपने जो भी हमारे ऊपर अटैक होंगे, और इसके साथ में इसी के बूते हम पूरी का पूरा चुनाव ले जाएंगे। और वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। उसके लिए फर्रुखाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी आम मतदाता है, जनता है, और साथ में जो और भी अपने जो आपके सब जैसे चैनल हैं, मैं उन सबको जो है वो धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा। एक बार बताइए कि हम और सारी सीटों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सदर सीट पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे नहीं थे। ज्ञापन दिया गया था, विरोध था इस बात का कि बाहर से उम्मीदवार ला करके लड़ाया गया। काफी लोग इस चीज के विरोध में थे और आखिर तक वो लोग लग नहीं पाए। तो जो पूरी पार्टी जिस तरह से मजबूती से लगनी चाहिए थे, उसका कितना फायदा नुकसान हुआ? और क्या जो लोग लगे नहीं उनके खिलाफ कोई पार्टी कार्रवाई कर रही है चुनाव से पहले, या उन्हें इग्नोर किया गया है, उसका क्या फायदा नुकसान होगा? पार्टी के लोग अगर लगे नहीं, उसके बाद में भी क्या महादल गठबंधन का उम्मीदवार जीत रहा है क्या? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा रहा, कोई कितने प्रतिशत में लगा रहा, कोई कितने प्रतिशत में लगा रहा, लेकिन भावना के साथ में सब जुड़े रहे, और कहीं पे कोई ऐसी कोई जो है शिकायत नहीं आई है जिसमें कि हम ये समझते हो अभी सामने कोई ऐसे सबूतों के साथ में। और अगर आएगी भी तो उसके बाद में उसके ऊपर पार्टी आगे विचार करेगी, अनुशासन समिति है और हमारा एक अपना संविधान है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह था, और वो पूर्वाग्रह भी इसलिए हो गया
कि जब प्रचार ही शुरू कर दिया और उसमें हमारे विरोधी दल के लोग भी लग गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है, जश्न मनाना शुरू कर दिया, सब बाहरी आया है। लोग जो है उम्मीद करने लगे कि अब सपा का उम्मीदवार नहीं है, गठबंधन का उम्मीदवार है, इसलिए सपा से जो है अपने कोई वो नहीं होगी। लेकिन एक बात भूल गए, दो चीजें रही। एक तो ये कि एक एक व्यक्ति जो है वो केवल जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व जो था सपा का, वहां पे निगाह रखे था अखिलेश जी की तरफ, और इनके भी अपने जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ इनकी निगाह थी, तो मोदी की तरफ भी निगाह थी, योगी जी की तरफ भी निगाह थी। अब मोदी जी का मुद्दा तो प्रभावी था नहीं, इसलिए कि ये प्रदेश का चुनाव था, वो तो सन 24 में आएगा, तब देखेंगे क्या स्थिति होती किसकी, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जो वोट था, ये मान करके चलिए अनिल जी कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में और फर्रुखाबाद में ये एक स्वतः जन आंदोलन था। लोगों ने ये नहीं महसूस कर पाया था कि नौजवान जो है वो बेरोजगारी से पीड़ित है, और ये भी नहीं महसूस किया था कि नौजवान जो है वो हर परिस्थिति में, हर युग में जब भी होता है तो आतंक और अन्याय के खिलाफ होता है। तो जिस तरीके की शैली रही थी उस वक्त पे लोग जो है बड़े मजे में लेते थे, ठोक दो की बात जो हम लोग करते थे, जब गर्मी निकालने की, चर्बी निकालने की बात उदाहरण देते थे, जब बुलडोजर का उदाहरण देते थे, बुलडोजर वाले बाबा जी की बात करते थे, तो लोग हंसते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आदमी के हर एक का अपना एक स्वाभिमान है, चाहे कोई किसी स्तर का व्यक्ति हो। ये सब चीजें जो है स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा रही थी। मुस्लिम्स की बात ले लीजिए, मुस्लिम्स ने एक जो है वो केवल लक्ष्य रखा था, और वो लक्ष्य रखा था कि हम बहुत ज्यादा ऊब गए हैं और हम बहुत दहशत में हैं कि जो हमारे मतलब जो है वो अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको ठेस पहुंचाने की और नष्ट करने की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और वो चाहते थे कि ऐसा माहौल रहे जिसमें कि जब हम लोग बात करते थे गंगा जमनी तहजीब की, संस्कृत की, लोग हंसते थे। तथाकथित हिंदुत्व जो है, क्या आकलन किया है, कितनी सीटें जीत रहे हैं फर्रुखाबाद और कन्नौज में आप? देखिए फर्रुखाबाद में नेक टू नेक फाइट हर जगह के ऊपर है, और उसमें जो है वो हम आगे हैं हर जगह, क्योंकि ये जन आंदोलन था। चाहे नौजवान हो, चाहे महंगाई से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, सबको ये लगा है कि हमारे हित खतरे में हो गए। और ये जब जन आंदोलन होता है तो फिर वो जो है वो वहां जाकर के ईवीएम मशीन पे वो अपने ठोक देता है, जाकर के वो अपना जो है वो आक्रोश का इजहार कर देता है। तो इसलिए हम तो चारों सीट पे निकल रहे हैं। आप अमृतपुर की सीट पे भी चले जाइए, वहां भी एक जो है अपने ये होता है कि साहब नरेंद्र सिंह यादव जी लड़ गए, लोग बाग जो है उनके पक्ष में कहते हैं कि भाई पुराने नेता हैं, और उसके बाद में इतने साल तक सब लोग विधायक रहे, सब रहे, सब बातें तर्क अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन क्या वहां पे लोगों ने नहीं महसूस करा? लोगों ने अब की दफे, आम आदमी ने ये महसूस करा कि हमारा वोट जो है उसकी ताकत क्या है और उसकी बर्बादी न हो। तो सत्ता के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जो है लहर होती है, जिसको बोला जाता है, उसको तो कोई जोड़ ही नहीं रहा था कहीं। सभी मान रहे थे कि सब सब हुजूर, सब शांति में है, पूरा इलाका बड़ा अमन चैन में है, सब बांसुरी बज रही है, यही माना जा रहा था। ये एंटी इनकम्बेंसी, हम चारों सीट पे जीत रहे हैं, कोई एक सीट के ऊपर नहीं। और फर्रुखाबाद में देख लीजिए, फर्रुखाबाद में मुस्लिम वोट मालूम बावजूद क्या इसके, सत्ता के खिलाफ विरोध था, क्या उम्मीदवार जो आपके थे, विधायक थे, उनके प्रति विरोध था, उसका कुछ नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है? जो चुनाव की, मतदान की जो अभी तक अंदाज कयास लग रहे हैं मतदान के बाद? शेखर भाई, सबसे पहले तो प्रदेश के मतदाताओं को हार्दिक बधाई इस बात की कि सभी चैनल में देख रहा हूं, एग्जिट पोल के माध्यम से उन्होंने अपना रुझान व्यक्त कर दिया है। अब विचार समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के और बसपा के लोग करें कि ये हमारी नीतियां किस तरफ जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो किस तरफ हैं। पहला रुझान कहीं ना कहीं परिणाम की प्रामाणिकता को करता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आने को है। मैंने कई बार शेखर भाई कहा कि 10 तारीख को हम सब लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और अग्रिम बधाई। और इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर समाप्त हो चुका है। रही बात विधानसभा चुनाव फर्रुखाबाद सदर की और अन्य 4 विधानसभाओं की, आप ये देखिए कि ये समाजवादी पार्टी तो अपने सही प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई। ऐसे प्रत्याशी उतारे जिनका कोई भी जन सरोकार नहीं रहा, ना विधानसभा की क्षेत्र की जनता के साथ।
ये सब आए, चाहे जितेंद्र यादव हो, उनका भी कोई भी जन सरोकार नहीं है। नरेंद्र सिंह यादव जी की बात मैं मान सकता था क्योंकि वो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ रहे, जनता से जुड़ाव रहा है। आपने धन बल के माध्यम से एक आयातित व्यक्ति को वहां पर उतारा। फर्रुखाबाद में भी ऐसा ही हुआ। और फर्रुखाबाद का जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था, वो अपने को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा था, जिसने 5 वर्ष तक पूरा जमीन तैयार करने का प्रयास किया और उस पर एक नया व्यक्ति ला करके खड़ा कर दिया गया। तो समाजवादियों को भी लगने लगा कि आखिरकार ये व्यक्ति आएगा तो हमारा सबका क्या होगा। दूसरी बात, ये क्षेत्र की जनता से जब हमारा परिचय नहीं है, संवाद नहीं है, हमें उसकी गलियां नहीं मालूम, प्रकृति नहीं मालूम, कुछ भी जानकारी नहीं, और आ गए हम साथ चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग संवेदनात्मक स्तर से भी कट जाते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। दूसरी बात ये कि अभी आप कह रहे थे कि मुस्लिम मतदाता, चारों सीटों में आलोक जी, चारों सीटों में 100% वाली कोई सीट है जो 100% आप जीत रहे हो? मैं आपको अभी फिर इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि चारों सीटें हम सब लोग 100% से जीत रहे हैं। चारों, एक भी सीट हारेंगे। अभी आज आज ही मैं आपके नवाबगंज क्षेत्र में था और यादवों के उस माहौल में था। तो यादव जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, फर्रुखाबाद की तो हमको सीट नहीं पता है, लेकिन हमारे क्षेत्र की कायमगंज की सीट जो है अवश्य भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। तो हमने कहा कैसे? तो उसने अपना पूरा केस बताया। तो बहुत सारा असंतोष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में स्वयं ही रहा, क्योंकि ये अपना प्रत्याशी ही सही नहीं दे पाए और जीतने का मंसूबा पाले हैं। ये पूरे प्रदेश में इनकी यही स्थिति होने वाली है। और अभी एग्जिट पोल बता रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसकी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि सुपड़ा साफ, और एग्जिट पोल बता रहे हैं, सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ। द्वितीय चरण के मतदान में हम सब लोग कह रहे थे कि हम सब लोग बड़ी पार्टी के रूप में जीतेंगे, यहाँ पर भी बड़े सदस्य आएंगे हमारे। यहाँ पर भी एग्जिट पोल हमको हमको समाजवादी पार्टी दोनों को बराबर, और तीसरे चौथे पांचवें सातवें चरण तक तो आप कहीं हैं ही नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम 300 प्लस का आंकड़ा छुएंगे और ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये सब 100 में सिमट जाएगी। 10 तारीख को आप देख लेना। कारण क्या है उसका? क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार के कोई भी जन सरोकार के मुद्दे थे ही नहीं। और हमारी सरकार में जैसे एक गार्जियन की भूमिका निभाई जाती है, ऐसे गार्जियन की भूमिका प्रदेश की जनता के लिए, एक एक गरीब के कल्याण के लिए, उसके मन की रक्षा के लिए, उसके चेहरे पर कैसे खुशहाली आए, वो सब यत्न प्रयत्न किए कोरोना पीरियड में भी। और आप तो कोरोना पीरियड में दिखे ही नहीं कहीं, चुनाव में दिखे सिर्फ। और हमारी सरकार, कुल मिलाकर चारों सीटें आप जीत रहे हैं, कहीं विरोध नहीं दिख रहा है। जो उम्मीदवारों का, विधायकों का विरोध था, पुतले फूके गए थे, दूसरे लोग टिकट चाहते थे, खासतौर से भोजपुर में जहां बहुत बड़ी लाइन थी, 1.5 दर्जन लोग टिकट मांग रहे थे। भोजपुर में कुछ असंतुष्ट हमारे साथीगण थे जिन्होंने वो पुतला फूकने का काम किया। बाद में उनसे भी बात हुई तो धीरे धीरे सब स्थितियां सामान्य हो गई। उनको पता है कि अगर हम प्रदेश के निर्माण में, अगर हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तो हमें अच्छी सरकार चुननी होगी। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे कार्यकर्ता का असंतोष था, वो सब बाद में समाप्त हो गया और पूरे सभी कार्यकर्ता भोजपुर में भी बहुत मजबूती के साथ लगे, पूरी जनता लगी। और अभी आप समाजवादी पार्टी के साथ ही कह रहे थे कि ये जन आंदोलन था, हम मानते हैं इस बात कि ये जनता चुनाव लड़ रही थी, ये जन आंदोलन था। उसी का रुझान आपको एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। मैं स्वयं कह रहा हूँ। क्या खाता खुला कांग्रेस का फर्रुखाबाद कन्नौज में? कहीं नहीं, कहीं नहीं। फर्रुखाबाद कन्नौज की बात नहीं, मैं पूरे कानपुर मंडल की बात कर रहा हूँ। कानपुर मंडल में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। विवेक जी से बात कर रहे हैं। विवेक जी, खाता खुला कांग्रेस का कहीं? नहीं, कांग्रेस का खाता खुले या
ना खुले, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जीत के दावे कर रहे हैं उन्होंने पिछले जब सत्ता मिली तो जनता के लिए क्या किया, और अगर वो जनता को फिर से भरमाने में सफल हो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, अभी आपने सुना कि हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि हम मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, जनता का आभार तो सब व्यक्त करते हैं, मीडिया के आभार व्यक्त करते हैं। 7 तारीख के बाद से मीडिया तैयार बैठी थी एग्जिट पोल देने के लिए, तो सब दे रहे हैं। यही मीडिया ने शुक्ला जी पश्चिम बंगाल में भी दिया था, भाजपा जीत रही है। इसी मीडिया ने दिया था, दिल्ली के लिए भी दिया था, और इसी मीडिया ने दिया था, आपको शायद याद होगा कि जब लालू जी लालटेन से जीते थे, आखिरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी कहा था कि लालू बिल्कुल सुपड़ा साफ है। ये तो ये वही मीडिया है। ये अलग बात है कि मीडिया इस समय क्या है, ये तो सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है ये। तो मुख्य बात ये है शेखर साहब कि खाता खुलने की बात नहीं है। कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश में जो 32 वर्षों से जाति और धर्म की राजनीति हो रही थी और उत्तर प्रदेश की जनता उससे परेशान थी और उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है, उसके लिए एक उत्तर प्रदेश में नया प्रयोग किया गया, जैसे कि हमेशा से किया कांग्रेस ने, आजादी के समय किया, आजादी के बाद किया और आज भी किया। 40% महिलाओं को टिकट दी और उसमें उन महिलाओं को टिकट दी जो, शुक्ला जी हम आपके बगल कानपुर मंडल की बात कर रहे हैं, जैसे उन्नाव में जो जिसके संग बलात्कार किया आपके विधायक ने था, उसकी मां को दिया, खुशी दुबे की बहन को दिया, लखीमपुर में जिसका द्रौपदी चिरहरण किया आपकी पार्टी वालों ने, उसको टिकट दी। तो इस तरह से जो पीड़ित शोषित थी महिलाएं, उनको दिया कि वो सत्ता में बैठ के जो उनके साथ हुआ है वो उसका कर पाए। ये बहुत बड़ा प्रयोग हिंदुस्तान के लिए है। ये अलग बात है कि इस चुनाव में इस प्रयोग में कितनी सफलता मिलती है, लेकिन ये आप भी मानेंगे, बुद्धिजीवी आदमी हैं, कि ये बहुत साहसिक प्रयोग था। ये हमने सत्ता पाने के लिए नहीं किया, ये हमने उत्तर प्रदेश की जनता और महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बदलाव लाने के लिए किया है। आज कांग्रेस की जो भूमिका आजादी के समय रही, आप याद करिए, आजादी के बाद पहला मंत्रिमंडल बना तो कांग्रेस ने उसमें आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखा था और कश्मीर का उनको मंत्री बनाया था। अंबेडकर जी जो कांग्रेस के विरोधी थे उनको कानून मंत्री बनाया था। इस तरह के 3 लोग और थे। तो कांग्रेस ने तो हमेशा एक वसुधैव कुटुंबकम वाली बात करी, देश के लिए बात करी और एक सामंजस्य वाली और आगे बढ़ने वाली बात करी। तो आज भी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यही किया है। हम यहाँ संख्या बल के लिए नहीं लड़ रहे थे, एक राजनीतिक दल होने के बावजूद हमारा सत्ता के लिए हम लड़ रहे थे, लेकिन जो 32 सालों में उत्तर प्रदेश के हाल हुए उसको देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ प्रयोग किए। उन प्रयोग का असर आगामी आने वर्षों में दिखाई पड़ेगा जब उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी और जागरूक होगी। अगर देखिए शेखर साहब, बिल्कुल बात तय है, जीत हार का आपने रखा है, तो हम कन्नौज की बात कर दें आपसे, फिर आते हैं आगे दूसरे मुद्दे पे। कन्नौज में भाजपा के पास 2 सीटें थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास कन्नौज सदर की थी। तो कन्नौज की सदर की सीट पे इन्होंने असीम अरुण जी को उतारा, जो यहाँ खैर नगर के निवासी इनके पिताजी थे, उनको उतारा शायद इस सोच के कि बिल्कुल ये क्लीन स्वीप सीट हो जाएगी ये। तो वो जो इनका आकलन था वो जनता ने नकार दिया। तो ये भी सीट बड़ी, और दोनों सीटों की तरीके से बड़ी फंसी हुई सीट है, ये भी है। तो यहाँ पे भी जो उम्मीद थी वो उस हिसाब से जनता ने नहीं दिया। दूसरा, भाजपा का जो मकसद था कि हमने 2 सीटें तो हमने अपने प्रत्याशी रिपीट कर दिए हैं, छिबरा मऊ और तिरवा विधानसभा से, वो तो हम जीत ही लेंगे। कन्नौज की जो सीट हमारी सपा के पास थी, तो वहां पे उन्होंने ओवैसी के प्रत्याशी को भी उतार दिया वहां पे कन्नौज में, कि शायद ओवैसी का प्रत्याशी उतरने के बाद से जो उत्तर प्रदेश में समीकरण बदलेंगे वो शायद कन्नौज में भी हो जाए। तो ये इन्होंने ये भी प्रयोग किया है और ये भी अनुमान है कि ओवैसी की पार्टी को, हमारी भी कई जगह उनसे मुलाकात हुई लोगों से, तो ये लग रहा है कि जो हमारे यहाँ कुछ मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र थे, गांव थे, ग्राम सभाएं थी, जो मोहल्ले थे कन्नौज के, उनसे कुछ वोट इनको ओवैसी की पार्टी को भी गया है। अगर गया है वोट वो, तो ये सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है।
अगर ये भाजपा प्रयोग यहाँ ना करती तो शायद ये सीट थोड़ी सी और मजबूत पोजीशन में समाजवादी पार्टी की होती। ये कन्नौज की स्थिति रही है। अनिल मिश्रा जी, पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय भी आपके पास मुद्दे थे। नोटबंदी का मुद्दा था, खजांची आपका उस समय भी था, उसके बाद में 15 लाख का जो बैंक में आने का मामला था वो भी आपने उठाया था, और उसके बाद में और चीजें, बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया था कि रोजगार नहीं दे सकी मोदी सरकार। उसके बाद में भी फर्रुखाबाद में आंकड़े बिल्कुल बदल गए। 2014 में मुकेश राजपूत को मिले थे 4,06,195 वोट, और 2019 में मिल गए 5,69,880 वोट, यानी कि 41.85% से बढ़कर के मुकेश राजपूत पहुंच गए 56.82% पर। तो फिर आपके ये मुद्दे फेल ना हो जाएं, मुद्दों पर फर्रुखाबाद के मतदाताओं ने वोट दिया है, इसकी क्या गारंटी आपको लगती है? देखिए, बहुत साफ सी स्थिति है शेखर भाई। 2019 का चुनाव था, एक मौका दिया था आम जनता ने, और उसके बाद में जो है जो वादे किए गए थे, और उसके बाद भी ये कहा गया कि मौका हमको मिला है, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम आपको, और वो करे गए थे। अच्छे दिन ले आएंगे, काला धन वापस ले आएंगे, ये सब करेंगे, आपका जो है वो अपने जीवन बहुत सुनहरा जो है वो अपने चमका देंगे। लोगों ने मौका दिया कि हाँ भाई ठीक है, चलो जरा करो, आप, हम देख रहे हैं आपको। लेकिन एक बात बताइए, एक शब्द अभी आया हमारे बातचीत के दौरान, जो है भाई आलोक भाई ने, आलोक भाई जो है बड़ा सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करते हैं, आखिर शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, तो इसलिए जो है करना भी चाहिए। आयातित शब्द आ गया। अच्छा साहब, इसमें तो मैं एक ही बात करूंगा कि आप करें तो लीला, और हम करें तो करेक्टर ढीला। आप जो है वो अगर गठबंधन कर लो कहीं कायमगंज की सीट पे, अपना दल के उनको ले आओ तो लीला हो गई, और हम अगर ले आए, अरे जनाब, वो आयातित प्रत्याशी ने ही तो पूरे फर्रुखाबाद जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश भर में हाहाकार मचा दिया है। केशव देव मौर्य जी का नाम, माननीय केशव देव मौर्य जी का नाम, महान दल का नाम पूरे के पूरे एक वर्ग में बाकायदा एक अपना प्रभाव रखता है, और उनके आने से आप कह रहे हो फर्रुखाबाद, मैं कह रहा हूँ फर्रुखाबाद की चारों सीटों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, कि जिसमें कि वो अपने एक वर्ग विशेष जो है उन पे भरोसा रखता है, उनके ऊपर विश्वास रखता है, और वो सब का सब जो है वो समाजवादी पार्टी के संग आया। आप कोरोना की बात कर रहे हो, कितने प्रतिशत मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वर्ग का वोट कितना मिला आपको, क्या अनुमान है? देखिए, मुस्लिम मतदाता तो बिल्कुल आंख मूंद करके केवल सब भूल गया, हर चीज को भूल गया, और यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद साहब जैसे कद्दावर नेता, जैसा आपने कहा, वो यहाँ रहे, और रहने के बाद में वो अपने जो है लोगों से उन्होंने प्रयास भी करा, लेकिन लोगों को लक्ष्य क्या था, उनके दिमाग में जो दहशत थी, आयातित मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो आयातित मुख्यमंत्री थे, पिछली बार वो पैवेलियन में बैठ करके जो है वो खेल देख रहे थे, बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। अब की दफे गोरखपुर में उनको बल्लेबाजी भी करनी पड़ गई। उनका जो उनकी नीतियां थी, आप कुछ ना करो, लेकिन आप चिल्ला चिल्ला करके कि मैं ये कर दूंगा, मैं ठोक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो दहशत के खिलाफ उनकी निगाह में कोई नहीं था, और ये पूरे उत्तर प्रदेश भर में हुआ। हाँ, जहां तक यहाँ की स्थिति होती है, तो सलमान खुर्शीद साहब का चेहरा जब सामने आता है तो लोग जो है वो मानते हैं कि भाई सलमान साहब नेक आदमी हैं, भले आदमी हैं, लेकिन नेक आदमी और भले आदमी के साथ में प्रबंधन जो है वो कैसा हो जाता है, इसके ऊपर भी तो है। मुस्लिम वोट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कांग्रेस के उम्मीदवार का। वे भाई माफ करेंगे, मैं बिल्कुल सत्य जो है उजागर कर रहा हूँ, मुस्लिम वोट पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ गया। तो हाल के 2 चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें मुस्लिम मतदाताओं ने खुल करके पूरी ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन किया। एक सलमा बेगम लड़ी थी चुनाव, अहमद अंसारी का जिक्र कर रहे थे, उनकी पत्नी नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस, सपा और कांग्रेस की संयुक्त उम्मीदवार थी उसमें। और अभी जो पिछला चुनाव हुआ है 2017 वाला, उसमें भी उमर खां को जो वोट मिले हैं 48,199 वोट, उसमें भी मुसलमान ने पूरी ताकत लगा दी, और पूरा फोकस था उमर खां का मुस्लिम वोटों को लेकर के, पूरी ताकत लगा दी। सारे जो मुस्लिम नेता थे तो उमर खां के संग थे।
लेकिन अंतर आप समझिए 48,199 और 93,626 वोट जो सुनील द्विवेदी को मिले थे। तो ये पूरी ताकत लगाने के बाद में भी मुस्लिम मतदाता अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाए, ये भी रिकॉर्ड है। तो आप इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, इस जो मिथक है इसे तोड़ेंगे क्या? निश्चित रूप से तोड़ेंगे, और इसलिए तोड़ेंगे कि कोई भी एक वर्ग या कोई भी एक जाति जो है वो कहीं किसी उम्मीदवार को जिताने में सक्षम नहीं होती जब तक कि लोग उसके संग जुड़ ना जाएं। और मैं यहाँ पे ध्यान आकर्षित करूंगा, हिंदुत्व का मुद्दा जो है क्यों फेल हुआ, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के पास हिंदू वोट भी था और मुस्लिम वोट भी था, इसलिए वो नहीं चल पाया। अब की तारीख में फर्रुखाबाद सदर से ही ले लीजिए, 7 वोट भी गया, महान दल का पूरा पूरा वोट था, उसके साथ में जो है वो अपने मुस्लिम वोट भी पूरा का पूरा गया। करण सिंह भी लगे रहे ईमानदारी के साथ में, विजय सिंह के जेल में होने के बाद उनके परिवार ने पूरी की पूरी वो करी। उमर खां जो है स्वयं लगे रहे ये अपने गठबंधन दल के उसके साथ में। तो इसके बाद में फिर जब ये सब स्थितियां हैं, और दूसरी बात एक सबसे बड़ी बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछली बार पूरे उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा संख्या में हो गए थे। आलोक भाई माफ करेंगे, लखनऊ में अगर कहीं रिक्शे के ऊपर कोई कुर्ता पैजामा अपने जो है कलफ लगा पहने निकलता था तो हम लोग कहते थे देखो कहीं विधायक जी तो नहीं जा रहे। उसके बाद में इतने थोक में विधायक हो गए कि आपके यहाँ बेकदरी कर दी गई। क्या 5 साल तक जो है केवल 2 लोगों की सरकार नहीं चली, बंसल जी की और योगी जी की, और ये जो चली तो उसमें क्या विधायक आपके प्रभावहीन नहीं रहे, क्या एमपी आपके प्रभावहीन नहीं रहे? और अगर रहे तो आप बता दीजिए कुछ घटनाएं ऐसी नहीं हुई कि जिसमें कि बाकायदा के पूरी के पूरे जो है वो आपके विधायिका की इज्जत दांव पे लग गई, जो होती है मतलब जो अपने जनप्रतिनिधि वाली, और उसके बाद में जो फेल हुए। लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा कि जब आप अपने को नहीं बचा पाते हो तो हमको आप कहां बचाने की बात करोगे। और पूरे दौर में आपने जो एक एक कहते हैं शेर की सवारी अनिल जी बड़ा आसान होती है, लेकिन उसके बाद में उससे उतरना बड़ा मुश्किल होता है। आपने जो एक शेर की सवारी करी प्रशासनिक मशीनरी से लेकर के और पुलिस की व्यवस्था तक पे, तो उसके बाद में वो आप ही को तो नुकसानदेह हुई। बाद में आप जो है वो सवारी कर लिए। आप इस पर अडिग हैं कि चारों सीटें जीत रहे फर्रुखाबाद की? बिल्कुल निश्चित रूप से जीत रहे हैं साहब। चारों और सीटें खाली 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 चारों सीटें नहीं, हम तो वहां की बताएंगे कि अगर अगर आप चले जाएं तो 2 जो है बड़े मशहूर जो है गढ़ हैं। और देखिए कि बड़ा मजेदार बात रही, यहीं पे मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलवा दूं, एक तथ्य की ओर। सदर में बाहरी उम्मीदवार है, उसके बाद में भी अमृतपुर में आपकी पार्टी में विद्रोह हो गया, इसके बाद में भी दूसरी सीटों पर भी जहां पार्टी बहुत मजबूती से लड़ नहीं पाई, आपके कायमगंज के जो उम्मीदवार थे वो चंदा मांगने लगे तो उन्होंने अपना अकाउंट नंबर वायरल कर दिया था कि इस अकाउंट नंबर में पैसा डालिए, मेरे पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने। तो इसके बाद में भी क्या चारों सीटें जीत रही आपकी पार्टी? अच्छा साहब एक बात बताइए, इसके दोनों पहलू हैं अनिल जी। अगर जो है वो कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ साहब चंदा दे दीजिए हमको लड़वा दीजिए, तो उसके ऊपर आम आदमी के दिमाग में ये भी जाता है कि ईमानदार आदमी है, इसने जो है वो करोड़ों इस तरीके से कमाए नहीं है। ये कह रहा है कि भाई हमको आप अपना जो है योगदान दीजिए, तन और मन से दे रहे हैं, धन से भी दे दीजिए, तो एक जो है मतलब इसका प्लस पॉइंट भी जाएगा, इसका जो है सकारात्मक स्वरूप भी सामने आएगा। इससे जो है प्रभाव नहीं हुआ। प्रभाव तो इस बात पे हुआ कि वहां के लोगों ने जो भी जो है वोट दिया, बल्कि जिस भी क्षेत्र के लोगों ने अपना मतदान किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भारतीय जनता पार्टी के शासन की दहशत, और उसके बाद में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और बुनियादी बातों को लेकर के दिया। महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था। क्या हाथ में मान भी लें कि मोदी और योगी की जो हवा पिछले चुनाव में थी वो इस बार भी चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव एक मजबूत ताकत बनकर के, उनका गठबंधन एक मजबूत ताकत बनकर के उस हवा को रोक रहा था। इसके बाद में भी क्या स्थिति बनी है आपकी पार्टी? आप अपने जो पुराने रिजल्ट हैं उन्हें क्या रिपीट करने जा रहे हैं क्या? मैं एक बात पूछूं साहब, बहुत अच्छा सवाल कर दिया शेखर जी आपने। निश्चित रूप से मैं एक बात कह रहा हूं, पिछली दफे का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो जीती थी वो केवल एक बात साबित करके लगने पर लग गई थी कि माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी में केवल पिछड़ी जाति में यादव हैं, और इसलिए इनके साथ में सुनिए, आलोक जी से सवाल है। हाँ, इनके साथ में जो है वो अपने ओम प्रकाश राजभर भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी थे, और अब की दफे वो पिछड़ी जातियां सब जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ रही, पूरे प्रदेश भर में साथ रही। शेखर भाई, आज आज हमें आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि हमें तो जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं।
आप पूरा जो गतिरोध इसके अंदर चल रहा है, अंतर्द्वंद जो समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है, उसको आप व्यक्त कर दीजिए, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती है। और अभी आप भय, भूख, भ्रष्टाचार, इसका जो आरोप लगा रहे थे, दहशत और घृणा, 5 वर्ष में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, इस बात को हमारा मुस्लिम वर्ग भी समझता है। 3 तलाक जैसी एक कुरीत से आज़ादी दिलाई हमारी मुस्लिम बहनें भी समझती हैं। आवास योजना के अंतर्गत बिना किसी जाति का भेदभाव किए सब जो लाभार्थी जो पात्र मिले, खाद्यान्न योजना से जोड़ा, किसान सम्मान, आपके पास कोई भी मुद्दा नहीं था। आपके पास एक प्रतियोगिता थी कि किसी भी प्रकार से योगी जी को हराए, और बस। और जब जनता पूछती थी कि योगी जी को क्यों हराएं, तो आपके पास 1-2-3 रटे रटाए जुमले हुआ करते थे कि घृणा फैला रही है सरकार, ये दहशत भर रही है सरकार, ये बुलडोजर वाली सरकार है। अरे भाई, बुलडोजर किस पे चलेगा? मैंने पहले ही कहा था, जो अपराधी होगा उस पर बुलडोजर चलेगा और चलना भी। आपने कहा कि विधायक जो है वो प्रभावहीन हो गए, सांसद प्रभावहीन हो गए। इतने विधायक हो गए थे कि हर से पे पैजामा पहने विधायक। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप पैदल चलने वाला कुर्ता पैजामा वाला व्यक्ति जो दिखेगा, वो भी आपको भारतीय जनता पार्टी का विधायक नजर आएगा। हम सब लोग इतनी संख्या में आने वाले हैं। और प्रभावहीनता की बात और प्रभावशीलता की बात, जनता पर प्रभाव नहीं दिखाया जाता। जब भी हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उसका प्रभाव, वो वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जनता की खुशहाली के लिए जो व्यवस्था होती है, उस पर इसका प्रभाव दिखना चाहिए। और आपके जो नेता हुआ करते थे, वो प्रभाव जनता पर दिखाते थे, दबंगई करके। मतलब जो अखिलेश यादव का गठबंधन जो रास्ता रोक रहा था भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का, उसका फर्रुखाबाद में आप मानते हैं कि कोई असर नहीं पड़ रहा है? शेखर भाई, पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही थी, उसको रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पाए। आप उठा लीजिए, जो आदरणीय योगी जी के रैलियों में, हमारे पार्टी के नेताओं की रैलियों में, आदरणीय मोदी जी की रैली में, तो जनता स्वेच्छा से उमड़ उमड़ करके आती थी। आपने वो भी दृश्य देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी की रैली हो रही है, एक जीने से पीछे से लोग उतर रहे हैं और हर व्यक्ति को 100 रुपए का नोट समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दे रहा है और नीचे उतर। तो ये प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। कहाँ भीड़ जुटाई जा रही है पैसे के बल पर, कहाँ भीड़ स्वेच्छा से आ रही है। रात में मोदी जी अगर सभा कर रहे हैं तो रात में स्वेच्छा से भीड़ चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छी नीतियां, अच्छी कार्यप्रणाली, स्वच्छ प्रशासन, संरक्षण, प्रदेश के विकास के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगना। और अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आपको शायद ध्यान होगा आदरणीय मिश्र जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी की दर 17 से 18% के बीच में थी, और हमारी सरकार ने 2021 तक आते आते उस बेरोजगारी दर को 4% किया। अब आप सोचिए, आपने विवेक दलाल जी, जो महिलाओं को टिकट देने का जो प्रयोग आपकी पार्टी में प्रियंका जी ने किया, फर्रुखाबाद में तो 4 में से 3 सीटें महिलाओं को दे दी गई, तो वो प्रयोग महिलाओं को टिकट देने का, उम्मीदवार बनाने का कितना सफल हो पाएगा, क्या दिख रहा अभी तक? देखिए, जो कांग्रेस ने सत्ता के लिए या अपने फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए ना हमेशा से कार्य किया है, आजादी के समय में, आजादी के बाद में भी मैंने बताया आपको, ये जो प्रयोग किया गया, ये हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाओं की स्थिति के लिए एक बहुत दूरगामी कदम साबित होगा। लेकिन आप ये भी शेखर साहब जानते हैं कि समाज में कोई भी परिवर्तन उसका तुरंत तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता है।
कांग्रेस ने ये तत्कालिक लाभ सत्ता के लिए काम नहीं किया। ये कांग्रेस ने देश की महिलाओं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, जो जिनके संग शोषण हो रहा है, जो शोषित हैं, जिनके जो पीड़ित हैं, उनको खुद उस लायक बनाने के लिए कदम उठाया कि कल को वो विधानसभा में बैठ के खुद उसके लिए बहस कर पाए, कानून बना पाए और प्रतिभा कर पाए। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था और इस बड़े प्रयोग को करने की हिम्मत वही पार्टी कर सकती है जिसने सत्ता की बात नंबर 2 पे आती हो, राजनीतिक दल होने के बावजूद में भी। तो इसका प्रयोग हमने किया और इस प्रयोग में हमारी बहुत सी महिलाएं ऐसी थीं जो गैर राजनीतिक उससे थी, तो उसका भी कुछ असर रहा है। लेकिन अब उसको जनता कितनी जागरूक होकर जनता ने समझा है। माननीय प्रियंका जी ने 2 वर्षों से यही किया, जनता को जागरूक करने का। उन्होंने जनता को यही बताया कि ये 5 किलो गेहूं से और 1 किलो रिफाइंड से आपका भला नहीं होने वाला है, ये 1 किलो नमक से आपका ये तो। लेकिन अब उसके बाद कितना फर्क आता है। अभी हमारे भाजपा के जो साथी कह रहे थे कि इन्होंने अपनी जो योजनाएं गिनाई, शेखर साहब, आप देखिए कि आपने जो जिक्र किया वहां आशा सिंह के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार लड़ा रही है, अपना लड़ाया है उन्होंने भाजपा ने। तो उसके बाद में भाजपा अगर जीत जाएगी तो इसका क्या मैसेज जाएगा कि जो गैर राजनीतिक उम्मीदवार है उन्हें लड़ाने का खामियाजा एक तरीके से भुगतना पड़ेगा, नुकसान तो होगा ही कांग्रेस को। नहीं, ये कांग्रेस ने एक नपा तुला जोखिम उठाया शेखर साहब, आप सही कह रहे हैं ये। लेकिन इसके बदलाव आएंगे समाज में, इसके दूरगामी परिणाम पड़ेंगे, लेकिन इसके तत्कालिक लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। इसके अगर आज मैं वही कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो ये तय हो गया कि ये जनता को भरमाने में दोबारा सफल हो गए और जनता एक तरीके से अपने को ठगी महसूस करेगी। अभी आप देखिए चुनाव परिणाम अगर इस तरह के आते हैं तो इसका जनता को आज एक बात आप देखिए शेखर साहब, ये डिबेट में बैठ के या तमाम बातें करते हैं अपनी तमाम योजनाओं की, लेकिन चुनाव में पिछले 6 महीने से क्या हो रहा था? चुनाव में पिछले 6 महीने से ये हो रहा था कि ये 80-20 की लड़ाई है, ये फलाने की। आप जब जाते हैं गृह मंत्री जी कैराना में तो कहते हैं डरो मत हम आ गए हैं, गन्ना किसानों की बात नहीं करते हैं वो। तो इस तरह की जो बातें इन्होंने करी, कहीं भी चुनाव भर में इन्होंने अपनी योजनाओं की बात करी? इन्होंने पूरे चुनाव भर 6 महीने से केवल आप इन्होंने कार्ड खेला ये। तो इन्हें क्या जरूरत थी? अगर योजनाएं इनकी इतनी बढ़िया थी, इन्होंने इतना जनता के लिए काम किया था, तो ये उन योजनाओं को लेकर चुनाव में क्यों नहीं उतरे? क्योंकि जानते थे इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ इनकी बातें हैं कागजों पे, जमीनी धरातल इसका उतना मजबूत नहीं है। इसलिए इनको लगा कि सबसे अच्छा ये कार्ड है, इस कार्ड के तरीके से हम सत्ता दोबारा हासिल कर सकते हैं। वरना आप एक सबसे बड़ी अहम सवाल है कि आज जो भी योजनाओं की बात करते हैं, एक भी हमारे शुक्ला जी बता दें कि योगी जी ने किसी भी योजना की जिक्र करा हो 6 महीनों में। 6 महीनों में केवल वो गन्ना जिन्ना करते रहे और 80-20 की लड़ाई करते रहे, कभी टोपी वालों से बचाया, कभी लुंगी वालों से बचाया, इस तरह की बातें करते रहे। तो ये इन बातों का औचित्य क्या था? ये इन बातों का औचित्य ये था जनता को भरमाने का, और अगर ये भरमाने में सफल हो गए तो जनता इसमें ठगी गई है, ये बिल्कुल तय बात है। बिल्कुल ये शेखर जी, तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जो परिवर्तन यात्रा अखिलेश जी ने शुरू की थी, वो परिवर्तन यात्रा परिवर्तन करने के बाद में ही रुकेगी या परिवर्तन हो चुका है? अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, परिवर्तन तो हो चुका है और परिवर्तन होने के बाद भी जो है बस खाली फैसला सामने आना है। कुछ जो है वो सवाल आए हैं सामने, आलोक भाई ने बड़ा अच्छे बुनियादी सवाल रखे हैं, मैं सोचता हूँ कि एक एक पंक्ति में उनका भी जवाब दे दूं। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के साथियों के दिल के अंतर्द्वंद तक आपकी निगाह पहुंच गई, लेकिन आम जनता के दिल में और उसमें जो अंतर्द्वंद है वहां तक बीजेपी की निगाह नहीं पहुंच पाई। बहुत बहुत बधाई आपको। आवास योजना और नमक की बात की गई, नमक भी दिया गया, सब किया गया। और आप देखिए जरा, ये नमक का भी एक जो है वो मुद्दा बना है जनाब। लाभार्थी जो आप लिस्ट लिए घूम रहे थे, और लाभार्थियों की अगर आपकी पूरी लिस्ट निकाल ली जाए तो चुनाव लड़ना ही नहीं था, फिर तो आप जो है जीत ही गए थे। लाभार्थी सब आपके जो है अपने वो तो आंकड़ों को पार कर रहे थे। आपने सबसे पहले जो है, आज से मुझे 15 दिन पहले का याद है, आपकी जो है मोदी जी ने एक भाषण दिया था जिसमें कि वो थकते नहीं थे, नमक हलाली और नमक का जो है क्या कहते हैं अपने जो है उन्हें खाया है, तो इसलिए हम जो वोट काहे को दिए। और 4 दिन पहले जब उनको लगा कि डैमेज हो गया है
हिंदुस्तान का जो है वो अपने आम आदमी तो जनता तो बड़ी स्वाभिमानी है। तो 4 दिन पहले उन्होंने कह दिया आपने नमक नहीं खाया, हमने नमक खाया है। आपको लग रहा है कि पूरा मतदान मुद्दों को लेकर के हुआ है, जो मुद्दे बिल्कुल आपने हुआ उठाए है। हैं, जो खामियां उठाई हैं, मतदान जो विफलताएं सरकार की हैं, उनको उठाया और उनको लेकर के लोगों ने मतदान किया। 4 सीटें जीत रही समाजवादी पार्टी। कुल मिलाकर के आप यही समझ रहे एक हैं? सेकेंड, एक बात बस, मतदान किया गया। एक बात कह दूं आपसे, बुलडोजर आपका चला, माफियाओं पे चल रहा है, मुख्तार अंसारी पे चला, आजम खां पे चला। भाई मेरे, वहां आपके बनारस में क्या विचार है, जहां पे जो है धनंजय सिंह लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो है बहुत ही प्रेमी शिष्य, और वहां जाके अमित शाह को कहना पड़ा कि कुछ जो है वो माफिया जो है वो रह गए हैं, अब की सरकार आई तो हम उनको जो है वो अंदर करेंगे। धनंजय सिंह के अलावा ब्रजेश सिंह के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपका ख्याल विनीत सिंह के बारे में क्या ख्याल है? आपका बुलडोजर खाली एक वर्ग विशेष पे ही चलता रहा। आपका प्रचार पूरा एक वर्ग विशेष पे ही होता रहा। यही आपकी रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। और रैली की बात सुनिए, रैली की बात में भी देख लीजिए, आप कह रहे थे कि रैलियां, आलोक जी रैली फाइनल बताइए क्या स्थिति रहेगी 4 सीटों पर? आखिरी बात कह दूं अनिल जी, एक सेकंड में, आखिरी बात एक सेकंड में, आलोक जी आप ही फाइनल अमित बताइए क्या स्थिति रहेगी 4 सीटों पर? भाई साहब, कुल मिलाकर के 4 सीटें नहीं, पूरे प्रदेश में हम बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। ये 4 सीटें जीतेंगे। 10 तारीख को हम सब लोग शाम को फिर इसी चैनल पर बैठेंगे और इन्हीं सबको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई भी देंगे। दूसरी दिल बात जो है बहलाने, थोड़ा विवेक जी बताइए फाइनल क्या स्थिति रहेगी? दिल देखिए बहलाने को गाली स्थिति मैंने बता दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इनके भरमाने में आ गई, जो इन्होंने 6 महीने से अपना राग अलापा था कार्ड खेल के 80-20 का, अगर जनता उनकी बातों में आ गई तो इनके अच्छे दिन आ जाएंगे, जनता के बुरे दिन आएंगे। चलिए एग्जिट पोल के आज के इस एपिसोड को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज के इस चर्चा में, आज की इस एग्जिट पोल की चर्चा में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल मिश्रा जी का और विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एग्जिट पोल पर, कल रात इसी समय इसी चैनल पर रात 10 बजे, और देखना मत भूलिए एग्जिट पोल आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हो। शुभ रात्रि।